गुड मॉर्निंग नाइन्थ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम अर्थशास्त्र में सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में पार्ट 1 पालमपुर गांव की कहानी का आगे का भाग पढ़ेंगे। पेज नंबर 4 पर हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार से पालमपुर गांव के निवासी खेती महत्वपूर्ण उनका जो व्यवसाय है वो खेती है और खेती करके ही वो अपना गुजारा करते हैं। और खेती के लिए उन्होंने कौन कौन सी प्रणाली अपनाई है, टेक्निक अपनाई है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और किस प्रकार से उन्होंने पहले नहरों के द्वारा या कुओं के द्वारा वो सिंचाई करते थे। फिर जैसी बिजली आई उस गांव में तो फिर उन्होंने नलकूपों के द्वारा सिंचाई करना प्रारंभ किया और एक ही बार में खेतों में क्या करते हैं, वो एक ही ज़मीन के टुकड़े पर अलग अलग फसल का उत्पादन करते हैं। इसे फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि के बारे में उन्होंने अपनाया कि आधुनिक कृषि विधियों का उन्होंने प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। पुराने बीजों का मतलब पुराने समय में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था और फिर जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम होती थी तो परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। उनको सिंचाई के लिए अधिक आवश्यकता नहीं होती थी, कम सिंचाई में ही वो बीज आराम से फसल दे सकते थे। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? गाय का गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था, कहीं जाना नहीं पड़ता था, वो स्वयं ही इसका निर्माण करते थे और उसका उपयोग करते थे। 1960 के दशक के अंत तक आते आते कौन सी क्रांति आ गई? हरित क्रांति आ गई, जो भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से ही एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगता था, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है पेज नंबर 4 पर कि आधुनिक कृषि विधियाँ अपनाई गई है, अधिक उपज वाले बीज हैं, उर्वरक, कीटनाशक, बांध, बिजली, सिंचाई, नहरें, पंप सेट आदि का यहाँ पर इस्तेमाल आधुनिक कृषि के लिए किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा की जाती थी होने लगी। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों में अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी या रासायनिक खादों का या कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज वाले बीज, प्रजातियों वाले बीज और सिंचाई रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव होता था। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया। भारत में कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाने लगा? सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इन क्षेत्रों में किसान ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों आदि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई, जिसने इनका आधुनिक तौर पर तरीक़ों से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनको फसलों में ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से वहीं देखा जाए तो पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी। वहीं HYV बीजों से उपज 3200 यानी 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। इस प्रकार से उन्हें अधिक उपज प्राप्त होने लगी और किसानों को बाजार में बेचने के लिए अधिक गेहूं उनको पास उपलब्ध होता था। अब हम पढ़ेंगे कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति से हमें मिला है।
अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की हमें ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट के संकेत मिलता है कि क्या संकेत मिलता है वैज्ञानिक रिपोर्ट से कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है, ज़रूरत से ज़्यादा इसका उपयोग होने लगा है। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से इसकी उपजाऊपन कम हो रहा है और इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। हैंडपंप वगैरह या बोरिंग वगैरह होते हैं जिसमें भूमि के अंदर से जल प्राप्त किया जाता है, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ज़्यादा उपयोग करने से जो भूमि का जल स्तर है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मिट्टी की उर्वरकता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। इनको बनने में काफ़ी वक्त लगता है, समय लगता है, तो एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए, सावधानीपूर्वक करना चाहिए। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल भी करनी चाहिए। अब जो रासायनिक खाद है या रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। मिट्टी से निकलकर भूमि जल, नदियों, तालाबों को ये क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। एक तरफ तो इनसे हमें लाभ भी होता है और दूसरी तरफ हानि भी। अधिक ज़्यादा उपयोग करने से ये प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इनका कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग पंजाब प्रांत में किया जाता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है और पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ की खेती लगातार बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए हमें रासायनिक या किसानों को रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित होती है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि ही नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी भूमि है और अपनी भूमि पर वो खेती करते हैं। अधिकतर किसान ऐसे हैं जो दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं, बहुत ही गरीब हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को आमदनी भी नहीं मिल पाती, उनके पास कम ही पैसा आता है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। अब यहाँ पर एक बात बताइए, 1960 में जो गोविंद नाम का किसान था उसके पास लगभग 2.25 हेक्टेयर ही भूमि थी और उसके कितने पुत्र थे, 3 पुत्र। तीनों पुत्रों की मदद से इस भूमि पर वो खेती करता था। यद्यपि वह बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा क्या करते थे, अपना गुजारा करते थे। गोविंद की मृत्यु के बाद यह भूमि उसके तीनों पुत्रों में बांट दी गई। अब बढ़ गई भूमि। फिर क्या हुआ, प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का ही टुकड़ा आया। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा ही नहीं कर पा रहे थे। इतना सब होने के बाद भी उन्हें पूरी तरह से फायदा नहीं हो रहा था। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य में ढूंढना पड़ता था। जब तक उनके पास खेती भूमि रहती थी, मतलब वो खेती कर पाते थे, थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा हो जाता था, लेकिन बाद के वर्षों के लिए उन्हें दूसरा कार्य करना पड़ता था। आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। चित्र यहाँ पर दिया है पेज नंबर 6 पर। अब
दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि भी उपलब्ध है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अपने खेतों पर काम करते हैं। आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।